हेलो दोस्तों, आज हम लोग मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद पढ़ेंगे। हम लोग उत्तर प्रदेश राज्य व्यवस्था को पढ़ रहे हैं, जिसके क्रम में हम लोगों ने राज्यपाल को पढ़ लिया है और आज मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद समझेंगे। अगर आप लोग चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, जैसा भी लगे फीडबैक दीजिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए। तो चलते हैं, आज हम लोग मुख्यमंत्री देखते हैं। संविधान, हमारे देश का जो संविधान है वो संघ स्तर पर भी संसदीय व्यवस्था को लागू करता है और राज्य स्तर भी संसदीय व्यवस्था को लागू करता है। संघ स्तर पर जो स्थिति राज्यपाल राष्ट्रपति की है, राज्य स्तर पर वही स्थिति राज्यपाल की है। उसी तरह जैसे संघ स्तर पर प्रधानमंत्री की स्थिति है, वैसे ही राज्य स्तर पर मुख्यमंत्री की स्थिति है। तो हम लोग वैसे सेम चीजें हैं, क्योंकि संसदीय व्यवस्था है। अतः ये क्या है, राज्यपाल जहां संवैधानिक प्रमुख होता है, मुख्यमंत्री क्या होता है, वास्तविक प्रमुख होता है। ठीक है, मुख्यमंत्री जो है वो सरकार का वास्तविक प्रमुख होता है। ठीक है, मुख्यमंत्री सरकार का मुखिया होता है। ठीक है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति के लिए कोई विशेष व्यवस्था नहीं है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं और ये राज्यपाल किसी को भी नहीं मुख्यमंत्री बना सकते, बल्कि उसकी एक शर्त है या कहिए प्रक्रिया है कि मुख्यमंत्री केस कौन बनता है, जो विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल का नेता होता है। ठीक है, जो विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल का नेता है उसी को मुख्यमंत्री के रूप में राज्यपाल नियुक्त करता है। और नियुक्त करने के पहले उससे यह नहीं कहा जाता कि बहुमत सिद्ध करिए तब नियुक्त करिए, बल्कि नियुक्त करने के बाद राज्यपाल एक उचित समय पर कहता है आप बहुमत इसको सिद्ध करिए। ठीक है, तो ये एक प्रक्रिया है। इसमें मैं आपको बता दूं, जैसे कभी कोई स्थिति ऐसी आए कि चुनाव हो और किसी भी दल को बहुमत प्राप्त ना हो, ऐसी स्थिति में राज्यपाल के पास कुछ विवेकाधिकार भी है, लेकिन कुछ विकल्प भी दिए गए हैं। विकल्प क्या है कि ऐसी स्थिति में जो सबसे बड़ा दल होगा उसके नेता को क्या होगा, मुख्यमंत्री के लिए आपको आमंत्रित करना होगा और उसको बहुमत सिद्ध करने का अवसर देना पड़ेगा। या फिर दूसरा स्थिति यह है कि जो चुनाव पूर्व गठबंधन है उसके नेता को आपको आमंत्रित करना पड़ेगा मुख्यमंत्री की शपथ दिलाने के लिए। या फिर उसके इतना भी नहीं हो पाता तो चुनाव बाद जो गठबंधन बनता है उसके नेता को मुख्यमंत्री के लिए निमंत्रित करना होता है। ठीक है, तो मुख्यमंत्री क्या होता है, विधानमंडल का सदस्य होता है। विधानमंडल में यानी विधान परिषद और विधानसभा किसी का सदस्य हो सकता है। ऐसा व्यक्ति भी मुख्यमंत्री बन सकता है जो कि दोनों जगह का सदस्य ना हो, बशर्ते उसको 6 महीना के अंदर उसको कहीं ना कहीं विधानसभा या विधानमंडल में नियुक्त होना पड़ेगा और उसका सदस्य बनना पड़ेगा, अन्यथा की स्थिति में उसको अपना पद त्यागना पड़ेगा। और जैसे ऐसा जरूरी नहीं है कि मुख्यमंत्री हमेशा विधानसभा का ही नेता हो, विधान परिषद का भी हो सकता है। जैसे वर्तमान में योगी आदित्यनाथ जी जो हैं वे विधान परिषद के सदस्य हैं। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान रखिए, जरूरी नहीं है कि कई बार प्रश्न PYQ में आया भी है और कई बार MCQ जैसे प्रश्न बन भी सकता है। ठीक है, तो आप इसको ध्यान रखिए। जब इनका शपथ कार्यकाल वेतन क्या होता है, जब कार्य ग्रहण करने से पूर्व राज्यपाल 2 शपथ दिलाता है। देखिए, आम जो विधानसभा के सदस्य होते हैं, विधान परिषद सदस्य होते हैं, केवल उनको पद की शपथ दिलाई जाती है, लेकिन जो मंत्री होते हैं उनकी 2 शपथ दिलाई जाती है, एक पद और दूसरी गोपनीयता। गोपनीयता की शपथ इसलिए दी जाती है क्योंकि सरकार में बहुत सारे ऐसे कार्य होते हैं जो कि अति गोपनीय होते हैं, वो अगर लीक हो जाए तो सरकार का कार्य करना मुश्किल हो जाएगा। इस वजह से गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है। ठीक है, और ये सभी मंत्रियों को दिलाई जाती है, प्रधान मुख्यमंत्री सहित। देखिए, मुख्यमंत्री का कार्यकाल निश्चित नहीं है। ठीक है, कार्यकाल निश्चित नहीं है जब तक उसको इसको कह सकते हैं राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत, लेकिन एग्जैक्ट ये कहना उचित नहीं है प्रसाद पर्यंत, बल्कि ये कहना उचित है कि जब तक मुख्यमंत्री को विधानसभा में बहुमत प्राप्त है तब तक वो मुख्यमंत्री बना रहेगा। जब बहुमत नहीं प्राप्त रहेगा, जो बहुमत नहीं रहेगा तो वो मुख्यमंत्री नहीं बना रहेगा। ठीक है, तो ये जो है, अगर एक स्थिति हो जाती है कि राज्यपाल द्वारा ये पता चल जाए या कैसे भी हो जाए कि बहुमत खो दे, विधानसभा में अगर बहुमत खो दे तो वो उसे क्या करना पड़ेगा, उसे त्यागपत्र दे देना पड़ेगा, और अगर नहीं त्यागपत्र देता तो राज्यपाल उसे बर्खास्त भी कर सकता है। ये ध्यान रखिए, राज्यपाल किस स्थिति में मुख्यमंत्री बर्खास्त कर सकता है, जब उसका बहुमत विधानसभा में ना हो। ठीक है,
और दूसरी स्थिति ये भी है कि जब संवैधानिक व्यवस्था छिन्न भिन्न हो जाए, यानी कि राष्ट्रपति शासन राज्य में लागू हो जाए, उस स्थिति में भी मुख्यमंत्री को पद से हटाया जा सकता है। ठीक है, ये दो तीन स्थिति हैं जिससे मुख्यमंत्री को हटाया जा सकता है, ये आप ध्यान रखिए। कई बार आजकल जो ट्रेंड बना हुआ है वो ट्रेंड ये है कि क्या करते हैं कि दो चार स्टेटमेंट दे देते हैं, कहते हैं ये सही, दो सही, तीन सही, चार सही, ठीक है, और उन सारे स्टेटमेंट्स में ऐसे रहते हैं कि मुख्यमंत्री को कैसे हटाया जा सकता है, कैसे नियुक्त किया जा सकता है, कैसे चार छह स्टेटमेंट रहते हैं। आपको क्लियर कट पता होना चाहिए, अन्यथा की स्थिति में आप क्या हो जाएगा, आप किसी दूसरे स्टेटमेंट को सही मान के चले आएंगे। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिए कि राज्यपाल कब हटा सकता है मुख्यमंत्री को, जब बहुमत उसका ना हो या राष्ट्रपति शासन लागू हो गया हो। वेतन भत्ते तो जो निर्धारण होता है वो दिया ही जाता है। अब राज्यपाल के शक्तियां क्या है। राज्यपाल देखिए राज्य का मुखिया होता है, एक तरह से कार्यकारी सरकारी मुखिया होता है, राज्य का नेता होता है, राज्य का सबसे बड़ा नेता होता है, और राज्य सारे जितना भी सरकार काम करती है, आप खुद ही आप देखते हैं, जैसे योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री है, तो सब कुछ योगी ये करते हैं, योगी वो करते हैं, योगी ये नहीं करते, योगी वो नहीं करते। तो योगी जी को ही सारा का ब्लेम और सारा जो है एक तरह से कह सकते हैं कि उन्हीं को उन्होंने किया है, ऐसा जो है क्रेडिट दोनों ही दिया जाता है। तो एक बड़ा नेता होता है, लेकिन फिर भी हम उसको ऐसे एक एक करके हम लोग देखेंगे क्या उसके शक्तियाँ और कार्य। मंत्रिपरिषद के संदर्भ में उसके क्या कार्य है। मंत्रिपरिषद के संदर्भ में आपको पता ही है कि जो राज्यपाल नियुक्ति करता है मंत्रिपरिषद की, लेकिन वो अपने मन से नहीं करता, बल्कि क्या, मुख्यमंत्री की सिफारिश पर। ठीक है, सिफारिश किसकी होती है, मुख्यमंत्री की सिफारिश होती है, यानी मुख्यमंत्री की सिफारिश पर, यानी कि पूरी की पूरी कैबिनेट मंत्रिपरिषद ही मुख्यमंत्री के हिसाब से होती है। ठीक है, दूसरा, विभागों का वितरण जो होता है वो राज्यपाल करता है, लेकिन वो किसके कहने पर करता है, मुख्यमंत्री के कहने पर करता है। ठीक है, तो कि मतभेद अगर हो गया तो मुख्यमंत्री त्यागपत्र देने कह सकता है, अगर त्यागपत्र नहीं देता तो उसको राज्यपाल से कह के बर्खास्त भी करा सकता है। यानी कोई भी मंत्री अगर मुख्यमंत्री से मतभेद कर लेता है, या कुछ किसी मुद्दे पर मुख्यमंत्री से मंत्रियों के मतभेद हो जाता है, तो उस स्थिति में उसे इस्तीफा दे देना चाहिए। मुख्यमंत्री उससे इस्तीफा मांग लेता है, और अगर इस्तीफा वो नहीं देता है तो क्या होता है कि उसको जो है राज्यपाल से कह के मंत्री उस मंत्री का इस्तीफा या उसको बर्खास्त कर सकता है। ठीक है, मंत्रिपरिषद की अध्यक्षता में ही मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में ही मंत्रिपरिषद की बैठक भी होती है। सारे सहयोग, नियंत्रण, निर्देश, मार्गदर्शन सब मुख्यमंत्री का ही होता है, यानी कि पूरी मंत्रिपरिषद जो होती है उसका मुखिया ही नहीं होता, सर्वे सर्वा मुख्यमंत्री होता है। ठीक है, इस पर काफ़ी विवाद भी है कि मुख्यमंत्री सब में प्रथम होता है कि सर्वोच्च होता है, लेकिन नॉर्मली ये देखा जाता है कि वो सब में सर्वोच्च ही होता है, क्योंकि हमारी जो देश की स्थिति है। ठीक है, अपने एक बात और है कि अगर उसका त्यागपत्र, मुख्यमंत्री त्यागपत्र दे देता है, तो अपने आप पूरा की पूरी मंत्री परिषद ही भंग हो जाती है, तभी को मान लिया जाता है त्यागपत्र दे दिया गया है। ठीक है, पूरी मंत्रिपरिषद भंग हो जाती है। तो ये है। राज्यपाल के संबंध में क्या है, देखिए मुख्यमंत्री राज्यपाल और मंत्रिपरिषद दोनों के बीच की कड़ी का काम करता है। ठीक है, वो विभिन्न विषय जो होते हैं मंत्रिपरिषद में जो उठाए जाते हैं उनको राज्यपाल से सूचित कराता है। राज्यपाल को प्रयास ये अधिकार है कि अगर कोई विषय है जो उनको चाहिए कि हाँ मुझे जानकारी की आवश्यकता है, तो मुख्यमंत्री से मांग सकता है। ठीक है, और कोई ऐसा विषय जो एक मंत्री को पता है लेकिन सारे मंत्रियों को अगर नहीं पता है, नहीं जानते हैं, तो उसको क्या करते हैं, मंत्रिपरिषद में विचार के लिए रखा जा सकता है। राज्यपाल भी इस चीज़ को कह सकता है। इसके अलावा क्या है, महाधिवक्ता लोग, राज्य लोक सेवा आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य वित्त आयोग, तमाम आयोग ऐसे हैं, महाधिवक्ता आदि के जो संबंध नियुक्तियां होती हैं, उसमें जो परामर्श होता है वो राज्यपाल जो है मुख्यमंत्री से ही लेता है, उसी परामर्श के आधार पर ही काम करता है। ठीक है, राज्य विधान मंडल के संबंध में राज्य विधानसभा बुलाता है राज्यपाल, लेकिन किसके परामर्श से, मुख्यमंत्री के परामर्श से। तो जब चाहे विधानसभा हो चाहे विधान परिषद हो, उसके सत्र बुलाने, स्थगित करने, सारा काम, एजेंडा बनाने, उसमें क्या क्या विधेयक आएगा, कौन कौन से कानून पारित होंगे, सारा एजेंडा बनाने का मुख्यमंत्री करता है, उसी के आधार पर चीज़ें होती हैं। विधान सभा को विघटित करने की सिफारिश भी कर सकता है। अगर मुख्यमंत्री चाहे तो विधानसभा विघटित करने की सिफारिश कर सकता है। हालांकि इसमें एक शर्त है कि अगर मुख्यमंत्री जो होता है वो बहुमत नहीं अल्पमत में आ जाए, तो फिर उस स्थिति में राज्यपाल चाहे तो मुख्यमंत्री की बात माने और चाहे तो ना माने, वो इस मामले में विवेकाधिकार उससे प्राप्त है। और अगर मुख्यमंत्री का बहुमत है तो राज्यपाल को मुख्यमंत्री को विधान सभा विघटित करने की बात को मानना ही पड़ेगा। और सरकारी जो नीतियां हैं उसको भी विधानसभा के पटल पर, विधान परिषद के पटल पर वो रखता है। ठीक है, इसके अतिरिक्त अन्य जो कार्य शक्तियां हैं वो राज्य योजना बोर्ड का अध्यक्ष होता है। ठीक है, वो क्षेत्रीय परिषद जो है होती है उसके क्रमवार उपाध्यक्ष बनता है। राज्य अंतर्राज्यीय परिषद जो है या नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल है, उनका सदस्य होता है। ठीक है, जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। राज्य सरकार का प्रूफ प्रवक्ता होता है। राज्य सरकार के अगर मुख्यमंत्री का जो है जो बयान होता है वही सरकारी नीतियां भी होती हैं। राज्य सरकार का
प्रवक्ता मुख्यमंत्री ने जो कह दिया मान लिया जाता है कि वो नीतियां हैं, वही कानून आगे बनेंगे, ठीक है। तो इसलिए वो मुख्य प्रवक्ता होता है राज्य सरकार का। राज्य स्तर पर प्रबंधक भी होता है, सारा राज्य सरकार के सारे कागजात देखना, प्रबंधन करना उसका कार्य होता है। विभिन्न कई बार आप देखेंगे जन सुनवाई मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी करते हैं, कई मुख्यमंत्री जन सुनवाई करते हैं, विभिन्न जनता की विभिन्न जो है मांगों को, विभिन्न वर्गों की मांगों को देखते हैं, विभिन्न व्यक्तियों की मांगों को देखते हैं और उनसे जो है कार्यवाही करते हैं, ठीक है। तो उससे ज्ञापन लेते हैं और कई बार तमाम नेता लोग और तमाम जो विभिन्न हित समूह, दबाव समूह होते हैं, उनके नेता लोग क्या करते हैं, मुख्यमंत्री से मिलते हैं, ज्ञापन देते हैं, या व्यक्तिगत स्तर पर भी जो व्यक्ति मिलता है और अपनी बात सुनाता है, मुख्यमंत्री उस पर अमल करते हैं, ठीक है। और सभी चीज़ों का राजनीतिक प्रमुख तो होता ही है वो। इसका मतलब ये है कि एक शब्द में कहा जाए तो पूरे राज्य प्रशासन की धुरी होता है मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री के आसपास ही सारा प्रशासन घूमता है, ठीक है। मंत्रिपरिषद, देखिए मंत्रिपरिषद बारे में कुछ तो हम लोगों ने पढ़ लिया है, लेकिन कुछ थोड़ा बहुत जान लेते हैं। मंत्रिपरिषद और 163 अनुच्छेद 163 के अनुसार राज्यपाल की सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसका मुखिया मुख्यमंत्री होगा, ये तो आप जान रहे हैं। 64 में कहा गया है कि मंत्रिपरिषद की नियुक्ति कौन करे, राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री के परामर्श से की जाएगी, ये भी आप जान रहे हैं। तो ये 63-64 दो अनुच्छेद कम से कम अब अच्छे से आपको पता होना चाहिए। जो एक आपको सबसे महत्वपूर्ण पता होना है वो ये है कि जो है संविधान संशोधन, मूल संविधान में नहीं था, संविधान संशोधन 91, संविधान संशोधन 91 के द्वारा क्या कर दिया गया है कि अब क्या कर दिया गया कि पहले राज्य में कितने भी मुख्यमंत्री बनाए जा सकते थे, कितने भी मंत्री बनाए जा सकते थे, बहुत बड़ी संख्या में मंत्री बनाए जाते थे, उससे सरकार पर काफ़ी बोझ पड़ता था, तमाम सुविधाएं दी जाती थी। तो अब इसमें कह दिया गया है कि 15% से अधिक और न्यूनतम 12, यानी टोटल जैसे उत्तर प्रदेश में 403 सीट हैं तो 15 थी 45, तो 45-46 मंत्री हो सकते हैं उत्तर प्रदेश में बस, ठीक है। 15 अरे 4 से 15 चौको 60-61 मंत्री हो सकते हैं, इसके 60 मंत्री हो सकते हैं और अतिरिक्त मंत्री नहीं हो सकते, ठीक है। तो 15% मंत्री या न्यूनतम संख्या 7 हो सकती है, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश में लगभग 60 मंत्री हो सकते हैं और न्यूनतम कोई अर्थ ही नहीं है कि न्यूनतम तो उत्तर प्रदेश बहुत ज़्यादा है। तो हम उत्तर प्रदेश जैसे मात्र 60 मंत्री हो सकते हैं, इससे ज़्यादा मंत्री नहीं हो सकते, ये ध्यान रखिए, कई बार क्वेश्चन आ चुका है। दल बदल, अगर क्या होता है कि अगर दल बदल कानून जो होता है उसके आधार पर अगर कोई व्यक्ति अयोग्य पाया जाता है तो वो मंत्री पद से भी अयोग्य माना जाएगा, उसको हटा दिया जाएगा, ठीक है। और ये भी मैं आपको बताया हूँ, पद और गोपनीय दोनों की शपथ दिलाता है। इसका भी कार्यकाल जो है क्या होता है, राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत। राज्यपाल से कहना उचित होगा कि मुख्यमंत्री के प्रसाद पर्यंत होता है, ठीक है। और इसमें भी सेम है कि अगर किसी सदन का नेता कोई व्यक्ति नहीं है, उसको मंत्री बना दिया जाता है तो उसे 6 महीना के अंदर अनिवार्य रूप से किसी सदन का सदस्य बन जाना होगा। अगर नहीं बन पाता तो उसे अपने पद से त्याग पत्र देना पड़ेगा, ठीक है। अब एक महत्वपूर्ण चीज है सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व। मंत्री 64 में कहा गया है सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद क्या होती है, उत्तरदायी होती है, सामूहिक रूप से, ध्यान रखिए, ये वाला थोड़ा समझ लीजिए। इसका तात्पर्य है कि अगर कोई ये जो पूरी मंत्रिपरिषद है, मुख्यमंत्री समेत मंत्रिपरिषद पूरी एक टीम की तरह काम करती है, कोई एक जाएगा तो सब जाएंगे और रहेगा सब लोग रहेंगे, ठीक है। संयुक्त उत्तरदायी होता है, यानी कि अगर कोई अविश्वास प्रस्ताव किसी मंत्री के खिलाफ आ गया तो माना जाएगा कि सारे मंत्रिपरिषद के खिलाफ है, इसलिए अविश्वास प्रस्ताव जब आता है तो किसी के खिलाफ नहीं बल्कि पूरे के खिलाफ आता है। लेकिन किसी मंत्री की आलोचना का मतलब पूरे मंत्रिमंडल की आलोचना, ठीक है, ये भी है। तो विधान परिषद के खिलाफ कोई अविश्वास प्रस्ताव है तो सभी मंत्रियों को त्यागपत्र देना पड़ेगा, यानी कि अगर विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो सारे के सारे मंत्रियों को त्यागपत्र देना पड़ेगा, ठीक है। सभी मंत्री एक तरह है, एक मत है, ठीक है। अगर एक मत नहीं रहेंगे तो फिर वो नहीं रहेगा, ठीक है। और एक मत रहे इसके लिए न केवल सामूहिक उत्तरदायित्व है बल्कि व्यक्तिगत उत्तरदायी का सिद्धांत भी हमारे संविधान में है। देखिए ध्यान रखिएगा, मैं कई बार ये चीज़ नहीं दिया जाता है लेकिन व्यक्तिगत उत्तरदायित्व है। व्यक्तिगत उत्तरदायित्व सिद्धांत मतलब ये है कि अगर कोई मंत्री मंत्रिपरिषद से मतभेद रखता है तो उसे क्या करना होगा, या तो वो मुख्यमंत्री के हिसाब से और मंत्रिपरिषद के हिसाब से अपना मत बना ले या तो त्यागपत्र देकर चला जाए। अन्यथा की स्थिति में मुख्यमंत्री चाहे तो उसको बर्खास्त कर सकता है, यानी कि व्यक्तिगत उत्तरदायित्व तो भी है। ये समझ लीजिएगा, कभी यह प्रश्न आए कि जो है मंत्रिपरिषद में सामूहिक उत्तरदायित्व होता है, व्यक्तिगत उत्तरदायित्व नहीं होता है, तो ऐसा नहीं है। व्यक्तिगत उत्तरदायित्व भी होता है और सामूहिक उत्तरदायित्व भी होता है। व्यक्तिगत उत्तरदायित्व के द्वारा ही सामूहिक उत्तरदायित्व को बनाया जाता है, ठीक है। अगर व्यक्तिगत उत्तरदायित्व ना हो तो सामूहिक उत्तरदायित्व भी नहीं हो पाएगा। देखिए इसका अभिप्राय, कैबिनेट के फैसले के बाद सभी मंत्री प्रतिबद्ध है, जो भी कैबिनेट का फैसला होगा उसको सभी मंत्रियों को एक स्वर में बोलना पड़ेगा, किसी की अलग राय नहीं हो सकती, किसी अलग नीति नहीं हो सकती। अगर यही चाहे कैबिनेट से अलग, अगर किसी मंत्री का मंत्रिपरिषद से अलग भिन्न राय है, असहमत है उससे, तो वो उससे अलग हो सकता है, लेकिन रहते हुए वो अलग मत नहीं रख सकता। यही है सामूहिक उत्तरदायित्व, ठीक है, इसको ध्यान रखिए। अनुच्छेद 166 के हिसाब से सरकार क्या करती है, सरकार का विभिन्न कार्यों की सुगमता के लिए विभिन्न विभागों का आवंटन करती है, विभिन्न विभागों के विभिन्न अलग अलग मंत्री होते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। इसके बाद
एक चीज़ और है, कोई भी मंत्री जो है वो किसी भी सदन में, चाहे विधानसभा हो चाहे विधान परिषद हो, किसी भी सदन में वो बोल सकता है, चाहे वो किसी सदन का सदस्य हो। वहाँ बोल सकता है, अपनी बात रख सकता है। चूंकि मंत्री है तो दोनों में जाना ही पड़ेगा उसको। लेकिन वो मत सब जगह नहीं दे सकता, मत वहीं दे सकता है जहाँ का वो सदस्य है। अगर विधानसभा का सदस्य है तो विधानसभा में मत देगा, विधान परिषद का सदस्य है तो विधान परिषद में मत देगा, लेकिन वो बोल दोनों सदनों में सकता है, ये ध्यान रखिए। मंत्रियों की 3 श्रेणियाँ होती हैं, आप इसको जान रहे हैं अच्छे से। क्या वो कैबिनेट मंत्री होता है, राज्य मंत्री होते हैं, ठीक है, राज्य मंत्री होते हैं और उप मंत्री होते हैं, ठीक है। और कहीं कहीं ये राज्य मंत्री 2 प्रकार के दिखाया जाता है, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, लेकिन वो सब उसके स्थान पर उप मंत्री लिख दिया गया है, ठीक है। और जो कैबिनेट मंत्री होते हैं उनके समूह को मंत्रिमंडल कहते हैं, ये चीज़ ध्यान रखिए, कई बार ये प्रश्न आया भी है। और जो सभी सभी श्रेणी के मंत्री समूह को मंत्रिपरिषद कहा जाता है, ये चीज़ तो ध्यान रखिएगा। अब यहाँ नहीं लिखा हूँ, लेकिन आप चीज़ थोड़ा समझ लीजिए। कैबिनेट मंत्री का अर्थ है कि जो बड़े बड़े मंत्रालय जिनके पास रहेंगे और जो सभी जितनी भी बैठकें मंत्री की होगी, लगभग हर वेडनेसडे मंत्री परिषद की बैठक, हर मंत्रिमंडल की बैठक होती है। तो जैसे वित्त मंत्री, राज्य मंत्री, गृह मंत्री, ठीक है, शिक्षा मंत्री, कृषि मंत्री, बड़े बड़े मंत्रालय जो होते हैं उनके जो प्रमुख होते हैं उनको कैबिनेट मंत्री कहा जाता है। और ये क्या करते हैं कैबिनेट मंत्री, मंत्रिमंडल की हर बैठक में भाग लेते हैं। दूसरे प्रकार के जो राज्य मंत्री होते हैं, राज्य मंत्री स्वतंत्र विभाग, छोटे छोटे विभाग जो होते हैं, जैसे कुटीर उद्योग, लघु उद्योग, छोटे विभाग हो गए, ठीक है। तो जो छोटे विभाग होते हैं उनके प्रमुख को राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार कहा जाता है। और उप मंत्री या राज्य मंत्री, ये कह सकते हैं स्वतंत्र प्रभार नहीं हो सकता, वो क्या होता है, वो कैबिनेट मंत्री या राज्य मंत्री का जो क्या होता है वो उसके अंडर काम करता है। जैसे गृह मंत्री के 2 राज्य मंत्री बन जाएंगे, ठीक है, एक मंत्री राज्य मंत्री बन जाए, सहायता के लिए काम करता है, यानी उसका अपना कोई प्रभार नहीं होता। उप मंत्री का कोई अपना प्रभार, अपना अलग मंत्रालय नहीं होता है, बल्कि वो किसी किसी मंत्री के अंडर काम करता है, ठीक है। जो बड़ा मंत्रालय होता है उसमें ये एक कैबिनेट मंत्री होता है, एक या 2 उप मंत्री होते हैं, ऐसा नॉर्मली होता है। राज्य मंत्री में कई बार ये 3 की बजाय 4 हो जाता है, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, राज्य मंत्री। कई बार राज्य मंत्री ही कैबिनेट मंत्री सहायक हो जाते हैं, ये स्वतंत्र प्रभार जो होगा वो अपना अलग मंत्रालय उसको छोटा से मिला रहेगा, ठीक है। तो कैबिनेट मीटिंग में उन्हीं को बुलाया जाएगा, जैसे मान लिया कुटीर उद्योग का मंत्री है तो उस कुटीर उद्योग के संबंध में कोई कार्रवाई होगी तो उस समय उस बैठक में, मंत्रिमंडल की बैठक में, उस स्वतंत्र प्रभार मंत्री बुलाया जाएगा, अन्यथा वो हर बैठक में भाग नहीं लेगा, ठीक है। तो ये 3 समूह है, 4 समूह कह सकते हैं, 4 तरह के होते हैं। ये तीनों मंत्रियों को आप ध्यान रखिए, क्योंकि ये कई बार प्रश्न आया हुआ है। एक और चीज़ होते हैं मंत्री, कैबिनेट मंत्री में भी एक और होता है, कैबिनेट समितियां बन जाती हैं। कुछ समिति जैसे बनी रहती है, सुरक्षा संबंधित समिति, आर्थिक मामलों की समिति, राजनीतिक मामलों की समिति, ये सब जो विभिन्न प्रकार के मामले होते हैं उनको अलग अलग देती है। यानी कैबिनेट में भी 2-3 विभाजन, 4 विभाजन होता है। मुख्य रूप से 2-3 समिति स्थायी होती हैं, ये 2 और कुछ अस्थायी होती हैं, कुछ किसी मुद्दे के लिए बनती है फिर बाद में खत्म कर दी। तो इतना सारा जो है चीज़ें होती हैं। तो ये मोटा-मोटा मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद के बारे में जो हमें जानना है प्रीलिम्स और मेंस में, आईएएस की हो या पीसीएस हो या आरओ हो, लोअर हो, सारी चीज़ों में जो जानना है मैंने आपको बता दिया है। इसके बाद भी अगर आपको कुछ चीज़ें लग रही हो कि जानने की ज़रूरत है, या फिर आपको ये वीडियो कैसा लगा, इसका फीडबैक देना, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएँ। और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और ज़्यादा अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें, ठीक है। और आप लोगों को बिल्कुल आप बताइए, बेझिझक बताइए आपको कैसा ये चीज़ लग रहा है, ताकि मैं और अच्छे से इसको बना सकूँ। धन्यवाद।